बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी बड़े बेबाक अंदाज में मुसलमानों की नुमाइंदगी की, और न सिर्फ मुसलमान, कई मुसलमान ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने इसराइली जारहियत को भी कंडेम किया। तो दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान में IMF ने भी पैसे रिलीज़ कर दिए। अब क्या होने जा रहा है, आइनी तरामीम पास हो जाएगी या नहीं? उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर से लेके फ़लस्तीन की गंभीर सूरत हाल, ये आखिर किस तरफ ऊँट करवट बदलेगा, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पे आप एक्समेन सर्विस सोसाइटी के रावलपिंडी के प्रेसिडेंट हैं। खानज़ादा मोहम्मद अली खान हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खानज़ादा मोहम्मद अली खान साहब, ये बताइएगा, चूँकि आप एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं, आपने कई जंगी सूरत हाल देखी होगी और आप वेल नोन हैं और आपको एक्सपीरियंस है कैसे ये मामलात फ़ेस किए जाते हैं। इस वक्त हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद क्या हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हो चुकी है या कि अब इसराइल का वक्त करीब है खित्ते से मिटने के लिए? जी पहले तो मैं बहुत शदीद अल्फाज में कंडेम करता हूँ इसराइल के इस फेल को कि उन्होंने आलम इस्लाम के एक अजीम लीडर को शहीद कर दिया और ये ऐसा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा दिया कि ये नुकसान बमुश्किल ही पूरा होगा। इससे पहले इसमाइल हानिया को भी शहीद कर चुके हैं और तकरीबन 42,000 फलस्तीनी जान बहक हो चुके हैं। ये उस तादाद के अलावा है जो पिछले आधी सदी में ये कत्लेआम जारी है। ये 70 से 73 से ये कत्लेआम जारी है मुसलमानों का और खास तौर पे फलस्तीनियों का। मैं इसको दोबारा कहता हूँ कि शदीद अल्फाज में मैं इसको कंडेम करता हूँ, लेकिन साथ में ये कहता हूँ कि देखें आलम इस्लाम इस वक्त और भी कमजोर हो चुका है, पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। आलम इस्लाम डिवाइडेड है। ईरान कुछ और कह रहा है, हमारे दूसरे ममालिक कुछ और कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट जो इससे ज्यादा अफेक्टेड है वो कुछ और कह रहे हैं। यानी एक पेज पे ये नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आप ये हवाई बातों का दौर गुजर चुका है। कब तक ये खून बहता रहेगा, कब तक ये हमारे हंसते बसते शहर ये वीरानियों का एक नजारा पेश करेंगे। आपको पता है साजिद साहब के इस मलबे को उठाने के लिए 50-60 साल लगेंगे, सिर्फ ये गजा के मलबे को उठाने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि जब इतनी गुर्बत है, जब हमारे आलम इस्लाम की और स्पेशली फलस्तीनियों की इतनी गुर्बत की हालत है, वो बेचारे पिट चुके हैं, तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? इस पे सर जोड़ के बैठना पड़ेगा तमाम आलम इस्लाम को। कौन कमजोर है, क्या है? अनगढ़ हम कुछ और देख रहे हैं, अनगढ़ हम देख रहे हैं कि मुसलमान कमजोर है, इसराइल अभी ताकतवर है। ठीक, तो दूसरी बात है कि इसराइल की पीठ पे पूरा यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है। ठीक है, हमारे मुसलमानों की डिप्लोमेसी कुछ ऐसी है कि हम दुनिया को ये बावर नहीं करा सके कि भाई इसराइल जाती कर रहा है। अब उस दिन मैं एक सीनियर दोस्त के साथ गपशप लगा रहा था, मेरे से काफी सीनियर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि आप जरा मुझे बता रहे थे कि आप सियासत को थोड़ा सा जानते हैं और आप प्रैक्टिकल बात करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, मैंने उससे जवाब दिया, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन आपके वसातत से मैं ये ऑन एयर कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को और पूरी दुनिया को कि भाई हमें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और हमें एक नए नारे के साथ मैदान में आना पड़ेगा कि भाई दीन इब्राहिमी के लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। सही, अगर आप देख लें, मुसलमान दीन इब्राहिमी के फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ईसाई दीन इब्राहिमी के फॉलोअर्स हैं, यहूदी भी दीन इब्राहिमी के फॉलोअर्स हैं। तो भाई ये नारा उठा के हम अपनी इज्जत भी बचा सकते हैं, हम मुसलमानों का खून भी
बचा सकते हैं। और हम मुसलमानों की जो रईस इंफ्रास्ट्रक्चर है गुर्बत की, इसको भी हम बचा सकते हैं। ये भी बताइएगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट खानज़ादा साहब, सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, माजरत के साथ मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा तमाम ममालिक स्पेशली मुस्लिम ममालिक को सर जोड़ के सोचना चाहिए, नए नारे के साथ आना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान सिफारती जो अपनी जो हमारी सर्विसेज हैं वो फ़लस्तीन के लिए पेश है, हम उनकी सपोर्ट करते हैं हर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अफ़गानिस्तान से लेके दीगर ममालिक क्या तमाशा देख रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या कि वो कहते हैं ना रुमाल के नीचे से मदद की जा रही है? आप क्या बताएंगे, या वाकई सब तमाशा देख रहे हैं और फ़लस्तीनी शहीद होते जा रहे हैं? हमने अल्लाह को मुंह भी तो दिखाना है ना खानज़ादा साहब। बिल्कुल ऐसी बात है कि ये तमाशा देख रहे हैं, और कुछ अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो उनकी मजबूरियां भी हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बम है, यानी ये एटम बम ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। अगर आज पाकिस्तान एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी देगा तो आगे फिर दूसरे ममालिक के पास भी है, इवन इसराइल के पास भी है, तो ये एक आलमी जंग हो जाएगी और दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया बल्कि फना हो जाएगी। ये तबाह का लफ्ज़ भी उसके लिए कम है, फना हो जाएगी। इस फना होने से और इस तबाही से बचाने के लिए हमें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, हमें टेबल पे बैठना पड़ेगा। और मैं कश्मीर में ऐसा लीडर कौन है, बात कर रहा था खानज़ादा साहब, ऐसा लीडर कौन है मशरिक़ वस्ता में जो कि इन तमाम मुस्लिम कुव्वतों को एक पेज पे ला सके? मुसलमान की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि हम किसी एक लीडर को लीडर नहीं मान रहे हैं, उसको मानने को तैयार ही नहीं है। हर एक का अपना अपना किबला है, बदकिस्मती है, एक किबले को छोड़ के हर एक का अपना अपना किबला है। लिहाजा अगर अभी सब बैठ जाएं किसी एक कॉन्फ्रेंस में, वो इसी का कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे बैठ जाएं और नए नारे के साथ, जो नया नारा मैंने दे दिया है कि इसके साथ हमारी बचत हो सकती है, हमारी फेस सेविंग हो सकती है और दुनिया को हम अमन देते हैं, वरना तबाही के अलावा दूसरा हल ही नहीं कोई, अगर है कोई हमें बता दे। ठीक है, ये भी बताइएगा खानज़ादा साहब, लास्ट में मेरा आपसे सवाल ये है, आपने भी कल परसों में देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली और फिर उन पर पुलिस गर्दी कहें या कि हुकूमत की रिट कहें, वो हरकत में आई और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन वही रवायतन अली अमीन गंडापुर बहुत आगे चले गए सर। वो कह रहे हैं आप एक गोली चलाएं, हम 10 गोलियां चलाएंगे। तो ये हो क्या रहा है? इतने नॉन सीरियस सीएम अभी तक रियासत पर मौजूद हैं, एक सूबे पर मौजूद हैं, क्या इस तरह का सीएम सूबे के लिए, इस मुल्क की रियासत के लिए खतरा नहीं है? मैं अली अमीन गंडापुर की बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देता। वो एक पपेट है, वो चार्ली चैपलिन है, वो एक जोकर है, ठीक है, और वो मुल्क को मजीद तकसीम करने की बात कर रहा है। इसको, ये स्टेट को सोचना चाहिए और हमारे आर्मी को स्पेशली, मैं आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई इस पे आप सीरियसली सोच लो, ये फितना है। मैं पीटीआई के फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पीटीआई के फॉलोअर्स में कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो कुछ है वो आटे में नमक के बराबर है। ज्यादातर या तो बेवकूफ हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, और या इस किस्म के गधे हैं। तो ये एक स्टूपिड इंसान है, मैं इसकी बात को अहमियत ही नहीं देता हूँ। तो वजह क्या है खानज़ादा साहब, वजह क्या है कि ये संभल ही नहीं रहा किसी से? कौन है जो इसको लगाम डालेगा? ये बहुत जल्दी होगा। मैं आर्मी चीफ से इसी सिलसिले में मिलना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है। इधर लाहौर में भी हमने एक सेमिनार किया था, उसमें भी मैं खुल के बात कर चुका हूँ उस पर। ये अभी इसके दिन गिने जा चुके हैं, बल्कि पीटीआई के दिन गिने जा चुके हैं, और इन करप्ट जजों के दिन गिने जा चुके हैं। ये करप्ट जज है, ये एक टोला इनके साथ इनका साथ दे रहा है, और साथ चूंकि डॉलर बाहर से आ रहा है, बहुत बड़ी मिकदार में डॉलर आ रहे हैं, इसलिए ये लोग बदमस्त हुए हैं। ठीक है, इनका कला कमा करना होगा अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है तो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। खानज़ादा साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया और बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छे पत्ते खेल रही है, लेकिन क्या वो सक्सेस हो पाएगी या नहीं? अपोजिशन किस सिमत जा रही है? इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर सियासतदान है आप शाहिदा रहमानी साहब ने। खुश आमदीद कहेंगे मोहतरमा आपको शो में।
बहुत शुक्रिया। बीबी, आईनी तरामीम के लिए सर जोड़ के आपकी हुकूमत बैठी थी, अभी भी आप लोग ड्राफ्ट की तैयारियां कर रहे हैं। आप लोगों वो कहते हैं ना कि पीपल्स पार्टी वाले बड़े एक्सपीरियंस हैं, आप लोगों ने, आप फाउंडर हैं आइन के, फिर बहुत सारी अमेंडमेंट आप लोगों ने पहले भी की हैं, लेकिन वजह क्या है कि इस बार मौलाना साहब हाथ नहीं आ रहे आप किसी भी, ना आपके ना नून लीग के? देखिए, आपको धैबो साहब, आप सीनियर एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, और आपको मालूम है पीपल्स पार्टी की, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी की अपनी एक हिस्ट्री है, और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंसेंसस के साथ, जब हम 2008 में सादा अक्सरियत के साथ आए, उस वक्त भी हमने कंसेंसस के साथ 18th अमेंडमेंट जैसा कारनामा अंजाम दिया, जिसके अंदर आपने देखा सूबाई खुद मुख्तारी, NFC अवार्ड, सदर मुमलिकत ने अपने तमाम तर इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट को सौंप दिए। ये सारी चीजें हुई, और आज भी पीपल्स पार्टी उस वक्त, जबकि 2006 के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हुई, आईनी अदालतों की बात हुई, बीबी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा और उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब, इनके दरमियान जो मीसाक जमहूरियत हुआ, और उसमें तमाम पॉलिटिकल जमातों ने साइन किया, हत्ता कि इमरान खान साहब ने भी किया, और जुडिशल रिफॉर्म उस वक्त ही हो जाती जब हमारे पास 18th अमेंडमेंट हो रही थी। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो चौधरी इफ्तिखार साहब के चहीते थे, उन्होंने उसके ऊपर नहीं किया, और आपको पता है कि जब हम कंसेंसस में जाते हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिकमेंडेशंस को उसको सामने रखा जाता है, जिस तरह अभी मौलाना साहब ने कहा कि जी हम देखेंगे, और फिर हम उसमें जम्मू साहब देखें। तो जाहिर बात है कि मौलाना की माननी होगी, कुछ नवाज शरीफ की माननी होगी, PML2 की माननी होगी, तो ये सारी चीजें, लेकिन असल जो है वो जुडिशल रिफॉर्म है, मेन एजेंडा, और जिसको बारहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने खिताबात में भी कहा, और पीपल्स पार्टी की नहीं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, और जो हमारे अदालती निजाम पे एक सवालिया निशान है, और हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना, आप देख लेंगे उसके अंदर कितनी करप्ट है कि दुनिया के हम 138 नंबर पे शायद आ रहे हैं, 136। तो यही वजूहात है। एक तासुर, ये आप रियली अप्रिशिएट, आप सही कह रहे हैं कि लोड भी अदालतों का कम हो जाएगा, जो आम आदमी के केसेस हैं वो प्रायोरिटी पे आ जाएंगे, जो आईनी मामलात हैं वो एक आईनी अदालत के क़याम की तरफ आप लोग जा रहे हैं, लेकिन ये जो तासुर PTI दे रही है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उसको आप मुंजमद कर रहे हैं, उनको आप ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये तासुर दिया जा रहा है। देखिए, PTI ने हमेशा नेगेटिव परसेप्शन को और नेगेटिव नैरेटिव को अवाम में बिल्ड किया, और उनके पास तो ये मैं समझती हूँ कि बड़ा बेहतरीन मौका है। PTI को चाहिए कि एक पॉलिटिकल जमात बनकर सोचे कि आज उनके साथ है, कल हमारे साथ है, कभी PMLN के साथ है, कभी किसी के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती, कभी किसी को यक जुम्बिश कलम घर भेज दिया जाता है, कभी एक मुंतखब वजीर आजम को जो है वो तख्ते-ए-दार पे लटका दिया जाता है बेगुनाह, और कभी जो है आप देखें कि नजरिया जरूरत के तहत मार्शल लॉ को जो है वो जायज करार दे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने फेस की है, तो हम ये चाहते हैं कि PTI भी इसको पार्टिसिपेट करे, इसका हिस्सा बने PTI, और तमाम पॉलिटिकल जमातों को इसमें कंसेंसस बिल्ड करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, चूंकि आप इस वक्त विफाक में कलीदी किरदार है आप लोगों का, सदर मुमलिकत भी आपके हैं, और कलीदी इत्तेहादी कह लें, और हुकूमत अगर खड़ी है तो आपकी वजह से खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अली अमीन गंडापुर एक सूबे के CM है, और वो 12 ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे आपको नहीं लगता कि रियासत को ख़तरा है, सिविल वॉर का ख़तरा है, एक सूबे के लोगों को अफरा तफरी के लिए वो गामजन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप एक गोली चलाएं, हम 10 गोलियां चलाएंगे, कभी वो अफगानिस्तान से कहते हैं हम खुद ही राब्ते कर लेंगे, खारजा पॉलिसी हम खुद देख लेंगे, इस पे हुकूमत वक्त क्या कर रही है बीबी? देखिए हसन थैबर साहब, ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं, ये इमरान खान साहब की तरकीब है कि वो उनको तमाम वो लीडरशिप अच्छी लगती है, या वो उनको ये तरगीब देते हैं कि आइन और कानून को हाथ में लो, और सिविल नाफरमानी की जब तहरीक चलाने को उन्होंने कहा गैस बिजली के बिल ना भरो, तो खुद तो अपने बनी गालक के भर रहे थे ना। इसी तरीके से उन्होंने, आपने देखा कि जो पुलिस ने जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे हाथ डाला तो वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर को, SHO को, SSP को जिस तरीके से मारा गया, ये सारी चीजें कानून हाथ में लेना तो उनके लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल सोच नहीं है, सियासी सोच नहीं है, यही वजह है कि वो आज तक सियासी डायलॉग पर नहीं आए। और अली अमीन गंडापुर इसीलिए उनके मंजूर नजर है कि वो शायद पंजाबी फिल्मों से बड़े
मुतासिर हैं और वो इस तरह भड़के मारते हैं। ये वो एक सीएम है, सूबे के सरबराह हैं और उनको चाहिए कि जिसके तहत उन्होंने ओथ उठाया है वो उसका पास रखें और इस तरह की कोई चीज ना करें कि वो विफाक को बाईपास करके जो है वो फॉरेन अफेयर के हवाले से वो उसमें इंटरफेयर करें एक मासूमाना के अंदर अमन अमान कायम रखें। आपकी सीनियरिटी का फायदा उठाते हुए एक मेरा दिल चाहा कि एक चुलबुला सा सवाल आपसे करूं। वो सिंध में आने की भी बातें 12 कर चुके हैं, वो सिंध में आएंगे तो आप उनका वेलकम कैसे करेंगे? देखें, पाकिस्तान सबका है, हम भी केपीके में जाके जलसा कर सकते हैं, हम भी पंजाब में कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी इसी तरह पीटीआई, लेकिन आदाब और जो तहजीब है उसका अदब का दामन ना छोड़ें। बिल्कुल आपको पॉलिटिकल राइट है, आप आए, कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो अंदाज गुफ्तगू है उसको जरा सा संभाल के रखें। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अंदाज गुफ्तगू को ज़रा संभाल के इस्तेमाल करें और आसान अल्फाज में अपनी ज़बान को लगाम दें और पार्लिमानी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। ये कहना था शाहिदा रहमानी। आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं और सीनियर पॉलिटिशियन हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी तो मौक़िफ़ बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या सोचती है, वो कैसे अपनी ऊपर होने वाली तनकीद का सामना करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा अच्छा देते हैं। खुश आमदीद कहेंगे बैरिस्टर अली ताहिर। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, हमेशा की तरह जब से आपकी हुकूमत गई है आप लोगों पर तनकीद दर तनकीद होती जा रही है, स्पेशली मीडिया की तरफ से, स्पेशली हुकूमत की तरफ से। क्या अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं आप एक गोली चलाएं, हम 10 गोलियां चलाएंगे, रियासत का फिर क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, नौजवानों का क्या होगा अगर जो मेन वो कहते हैं ना चीफ एग्जीक्यूटिव ही गोलियों की बात करें, बमों की बात करें, जंगों की बात करें, फिर पीस की बात कौन करेगा, तरक्की और खुशहाली की बात कौन करेगा? बैरिस्टर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं, जो बंदा कह रहा है कि मैं रिटेलिएटरी फायर करूंगा, सेल्फ डिफेंस में फायर करूंगा, जो पहले फायर करने वाले हैं उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? पहला सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप पहली गोली चलाएंगे क्यों कि दूसरे बंदे को 10 गोलियां चलानी पड़े। और मेरे ख्याल में हमारा आइन देख लीजिए या कानून देख लीजिए और किसी सिविलाइज्ड दुनिया में सिस्टम देख लीजिए, इंटरनेशनल लॉ को देख लीजिए, सेल्फ डिफेंस इज अ राइट। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो आप फिर उससे ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आगे से महात्मा गांधी की तरह दूसरा गाल आगे कर देगा। वो आपको आगे से जाहिर है अगर उसकी तौफीक होगी वो 2 थप्पड़ मारेगा। और इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर है केपीके का, अली अमीन गंडापुर, और उसको अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है कि वो आगे से एक गोली के जवाब में 10 गोलियां चला सकता है। तो मेरे ख्याल में तो इसमें कोई सवालात जो हैं वो अली अमीन गंडापुर से नहीं, पहली गोली चलाने वाले से पूछने चाहिए। नहीं तो वो जो पहले थप्पड़ की आपने बात की वो भी तो किसी वजह से लगेगा ना, पहली गोली भी तो किसी वजह से लगेगी कि आपको लगता है कि अगर हुकूमत वक्त आपको इजाज़त नहीं दे रही तो बिल आखिर आप जलसे मौखर कर दें, कोई और जगह पे चले जाएं, कहीं और रैली करें, रास्तों में रुकावटें आती हैं, रोड ब्लॉक होते हैं, आवाम परेशान होती है। पहले भी अपोजिशन हुई हैं, आप लोगों की हुकूमत थी, बिलावल साहब ने रैलियाँ निकाली, आप लोगों ने उनको वेलकम किया, मौलाना साहब का धरना था उसको आप लोगों ने वेलकम किया। आप लोगों की जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बैठे हुए हैं, हुकूमत के साथ नेगोशिएट करें। देखिए, जो इनकी जो रिलीज थी और एक तो लॉन्ग मार्च भी था, आपको याद होगा, वो जिसमें काम पे टांग गई थी, तो इनके साथ तो जाहिर आवाम थी नहीं, तो हमें वैसे भी अगर कोई रोकना चाहते भी तो रोकने की कोई जरूरत थी नहीं क्योंकि लोग ही नहीं थे साहब, वी वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देम। लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि तहरीक इंसाफ ने जो भी जलसा किया वो परमिशन लेके किया है। कौन सा जलसा है आप मुझे बताइए जो परमिशन के बगैर किया गया हो? लेकिन अगर परमिशन लेकर भी जलसे में बीच में आप कंटेनर्स लगा दें और फिर जो है वो उसके बाद आप लोगों के ऊपर तशद्दुद करें, टीयर गैस करें, एक स्टेट की कोर्सिव पावर को इस तरह इस्तेमाल करें जिसका आइन और कानून आपको इजाजत नहीं देता, तो हो सकता है कुछ लोग महात्मा गांधी के पैरोकार हों और वो मुंह आगे करें दूसरे थप्पड़ के लिए। मैं तो मोहम्मद अली जिन्ना का पैरोकार हूँ, कोई थप्पड़ मारेगा तो उसकी ऐसी की तैसी उसको लाते हैं मुक्के घुसे सब मारेंगे। क्या बात है। अब इसके इख्तिताम पे आते हैं। दोनों तरफ अभी तक ये सिलसिला चल रहा है,
हमारे ज़राए ये बता रहे हैं अली अमीन गंडापुर के दिन कम रह गए हैं, वो सीएम केपी के कुछ वक्त बाद नहीं रहेंगे, कोई नया सीएम आएगा, क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो हल्के इतने ताकतवर होते तो अली अमीन गंडापुर जो है वो सीएम बनता ही ना। बनाने से रुकना आसान काम होता है, बने हुए को हटाना मुश्किल काम होता है। इस मुल्क में एक आजाद अदलिया है, मुझे तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि कैसे रिमूव कर देंगे। और बात बड़ी सिंपल है कि अली अमीन गंडापुर को चले मान लेते हैं फॉर एन इंस्टेंस कि आपने रिमूव कर दिया या करवा लिया, तो जो उससे अगला आएगा वो उससे ज्यादा खतरनाक होगा, ये भी तो सोचें। ये भी बताइएगा मौलाना फजल रहमान आपकी मौक़िफ़ की तायद करते हमें नज़र आए, चाहे वो आइनी तरमीम थी उसमें भी रुकावट बन गए, लेकिन वो तरमीम रुकी नहीं है, उसके लिए तगोदो की जा रही है, ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं और हमारे ज़राए बता रहे हैं मौलाना साहब मान जाएंगे, मौलाना साहब उस सफ़ में बैठ जाएंगे और हुकूमत वक्त आसानी से ये 26वीं आइनी तरमीम करने में कामयाब होगी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा? जी, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ से शायद कम ताल्लुक हो। सियासत का रुख बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जाहिर है पहले इतना कोर्सिवली दबाया गया है, थोड़ा सा और प्रेशर डल जाएगा, लेकिन असल में इसके अंदर जो बात है वो ये है कि ये अदलिया के ऊपर अटैक है। और मेरा ज्यादा कंसर्न पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, मेरा कंसर्न अदलिया का सिस्टम, उस पे पड़ने वाले असरात और उसके नतीजे में इस मुल्क की आवाम के साथ क्या होगा, वो मेरे लिए ज्यादा बड़ी टेंशन है। जो अमेंडमेंट्स का ड्राफ्ट हमने देखा वो तो इतना खतरनाक है कि साजिद साहब आपको पता है कि मुझे या आपको कोई उठा के ले जाएगा, हमारा कोई जानने वाला मेरे लिए या मैं आपके लिए रेड फाइल करूंगा हाई कोर्ट में और वो आके कहेंगे कि जी ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन ही आउस्ट हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि आइन लाने से बाकी सारे बचे रहेंगे और सिर्फ तरीके इंसाफ पे प्रेशर आएगा, तो मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। ये जो फिलहाल जो तरमीम लाई जा रही है, मैं मौलाना फजल रहमान के अल्फाज को दोहराने पे मजबूर हूँ कि ये तो आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा रहे हैं, और अगर आपने मार्शल लॉ लगाना है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो सीना खोल कर और बुलंदे बाग दावा करके लगाना चाहिए कि ये मार्शल लॉ हमने लगा दिया है। ये छुप छुप के सेमी मार्शल लॉ लगाना और हाइब्रिड मार्शल लॉ लगाना, ये ना आपकी फहम को जो है वो जेब देता है, ना हमारी अकल को जेब देता है। क्या इसको ये इस तनाजुर से ना देखें कि आपने जो बीज बोया अब वो काटने जा रहे हैं? आपके दौर में नैब को इख्तियारात दिए गए थे और नैब भी 3 महीने के लिए उठा के ले जाता था, कहता था हम तफ्तीश करेंगे, अगर बंदा बेकसूर निकलेगा तो छोड़ देंगे, अदरवाइज 3 महीने उठा लिया जाता था। जी, आपकी बात 100% दुरुस्त है, मैं इसको डिनाई कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ। तो मैंने इस चीज के ऊपर अखबारात में कॉलम लिखे हुए हैं, मैंने इसके ऊपर कई जो है वो टेलीविजन टॉक शोज में बात कमेंट की हुई है, तो मैं हिपोक्रेसी तो नहीं शो कर सकता। आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, ड्रैकोनियन लॉ था और नहीं होना चाहिए था। क्या बात है। वैसे मैं सॉरी अब अली ताहिर रियली अप्रिशिएट, मैं आपको ये देखे दोनों हाथों से सलाम कर रहा हूँ। पहली बार मैंने देखा कि अगर कोई चीज़ किसी भी हुकूमत से गलत होती है तो उसको गलत कहना चाहिए, न कि हम शख्सियत परस्ती में हम उसको भी गलत को भी सही कहें। आपने कहा कि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये हमारी हुकूमत ने गलत किया है, उससे अंसार अब्बासी का आप कॉलम पढ़ें कि उस वक्त के बिजनेसमैन कितने मायूस थे, कई मुल्क छोड़ के चले गए, मुल्क में पैसा गायब हो गया, बिजनेसमैनों को भी नैब ने उठा लिया था, एक मुआशी बहरान आ गया था उस एक पॉलिसी की वजह से। आज आप गलती को तस्लीम कर रहे हैं तो फिर माफ़ी भी तो मांगे ना आपको हमसे अली ताहिर। देखिए साजिद साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी इस चीज के ऊपर कमेंट कर चुका हूँ। मैं अपने अंसार अब्बासी साहब के कॉलम की बात की, मैंने उनसे पहले एक कॉलम लिखा था हु विल वॉच द वॉचमैन, और ये डेली टाइम्स में शाया हुआ था ये कॉलम आज से 3 साल पहले। उसके अंदर मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह चुका हूं कि ना तो ये आईनी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाइड है जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमारे पास हैं, और ना ही ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कोई सेंस बनाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस चीज के खिलाफ मैं खुद बात कर चुका हूं, मैं जाहिर है
हिपोक्रेसी दिखाते हुए आज उसको कंट्रोवर्ट नहीं कर सकता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नैब के अंदर ये मसला था, इसको ठीक भी होना चाहिए था, लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये जो अमेंडमेंट्स आपने की हैं ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपने ट्विकिंग की है कि आज क्योंकि रिसीविंग एंड पे आप हैं तो हम इसको ऐसे ट्वीक करेंगे कि वो आप पे असर करे। मेरे ख्याल में मैं एज अ वकील अगर आपसे बात करूं बड़ा कैटेगोरिकली तमाम जो पॉलिटिकल हेड्स हैं उनको उतार कर, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के खिलाफ है, किसी को इस तरह से इम्प्रिजनमेंट नहीं रखना चाहिए। आपने पिछले 1 साल जो इमरान खान को जेल में रखा अपनी जिद की वजह से और इस वजह से कि उसकी अवाम में मकबूलियत क्या है, ये बड़ा गुनाह कबीरा है और इसका जवाब सिर्फ आपने आइन और कानून के मुताबिक नहीं देना होगा, इसका जवाब जब अल्लाह ताला के सामने जाएंगे उधर जाकर भी तो जवाब देना है। तो मेरे ख्याल में तो ये जो पॉलिटिक विक्टिमाइजेशन के टूल्स हैं इनको फिल और फोर खत्म करना चाहिए और ऐसे टूल्स जिनको फिर आपके मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर कर सियासी जमातों को बनाए और गिराए, उनकी हमारे आइन और कानून में कोई वक़्त कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। हमारे जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनको स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए और इन चीजों को देखना चाहिए, इन ऐसी लेजिस्लेशन को सेट असाइड करना चाहिए। मैं हम आवाज हूँ आपके साथ इस बात में। ठीक है, रियली अप्रिशिएट, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर ने अपना मौक़िफ़ दिया, माहिर कानून है, बहुत अच्छी खूबसूरत बात करते हैं, बड़ा अच्छा तजिया देते हैं, नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, ऐसे लोगों की मुल्क को ज़रूरत है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।